जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक नई रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट और सऊदी अरेबिया के बीच में एक बातचीत चल रही है न्यूक्लियर कॉपरेशन पर। और एक ऐसा डॉक्यूमेंट कांग्रेस के सामने आया है जो जियोपॉलिटिक्स और न्यूक्लियर पॉलिसी एक्सपर्ट्स को हिला सकता है। अमेरिका के जो हम अगर अमेरिकन कांग्रेशनल डॉक्यूमेंट के हिसाब से बात करें तो सिविल न्यूक्लियर डील के नाम पर सऊदी अरेबिया को सेंसिटिव जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो उस तक का एक्सेस दिया जा रहा है, तो जिसमें हम यूरेनियम एनरिचमेंट जैसे जो स्टेप्स शामिल हैं ये उस डॉक्यूमेंट में बताया गया है। लेकिन जो हम देख रहे हैं ये सारा जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने को सऊदी अरेबिया को अमेरिका मदद कर रहा है, ये क्या है और इसके पीछे की क्या मंशा है? क्या ये आम डील है या फिर हम ये कहें कि नॉन जो प्रोलिफिकेशन एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात पर वार्न कर रहे हैं कि अगर ये डील बिना स्ट्रॉन्ग जो सेफगार्ड है उसके फाइनलाइज होती है तो सऊदी अरेबिया के पास यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी आ सकती है जो वेपन्स प्रोग्राम को ओपन डोर उसका हो सकता है। तो इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से समझूंगी और उसमें बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान कर्नल मयंक चौबे। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद अंबर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इम्पोर्टेंट डील। जी सर। सर, अमेरिका तो कह रहा है कि ये न्यूक्लियर पार्टनरशिप है, पीसफुल पर्पस एंड ऑल दैट। तो सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस चीज को कि यूएस अगर सच में सर सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है तो सर क्या हम वेस्ट एशिया को क्या कहें कि वहां पर जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो बदल सकता है? एक तरफ ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया को कहीं ना कहीं ईरान का ही थ्रेट दिखाकर सऊदी अरेबिया और इन पूरे जो सुन्नी वर्ल्ड है मुस्लिम उसको अपने एम्बिट में रखता था। क्या गेम है सर ये? तो अंबर जी, इस चीज को समझने के लिए हम दो पार्ट में समझेंगे इसको। सबसे पहले हम समझेंगे कि सऊदी अरेबिया की पोजिशनिंग सो फार एज न्यूक्लियर एनर्जी इज कंसर्न वो क्या थी हिस्टोरिकली, और ये जो डील है सेक्शन 123 के अंडर में ये आखिर क्या कहती है। तो दो प्रेजेंटेशन जो है वो मैंने बनाई है इसके लिए। तो हम पहली जो प्रेजेंटेशन है सऊदी न्यूक्लियर हिस्ट्री पे चलेंगे। तो सऊदी अरेबिया की जो न्यूक्लियर हिस्ट्री हम ट्रेस कर सकते हैं 1960, और हम उसको लेकर आएंगे आज तक की पूरी स्थिति पर। तो अब मैं कंट्रोल जो है वो इसका अपने हाथ में ले लेता हूं अंबर जी, जिससे कि आई कैन जस्ट रन द स्लाइड्स फॉर यू। तो हम मोटा मोटा मान के ये चल सकते हैं कि 1960 से लेकर सन 2000, ये जो 40 साल थे, इसमें सऊदी अरेबिया ने न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कोई खास काम नहीं किया। खाली एकेडमिक लेवल पे उस पर काम चलते रहा। उसका रीजन क्या था कि उसको अपनी ऑयल वेल्थ जो थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही थी। तो इसलिए ऑयल वेल्थ के चलते उसको लगा कि न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर इन्वेस्ट करना इस समय हमारे लिए जरूरी है नहीं। और दूसरी बात है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आदमी जब जाता है जब उसके पास में एनर्जी की कमी होती है और सिक्योरिटी की इशू होती है। तो सिक्योरिटी की अम्ब्रेला जो थी उसको यूएसए प्रोवाइड कर रहा था, तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद में आता है सन 2010 का साल। तो किंग अब्दुल्ला सिटी फॉर एटॉमिक एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है उसकी स्थापना की जाती है सऊदी अरेबिया में, और उसमें प्रपोज किया जाता है कि 16 न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे। तो इसको काकेर के नाम से इसका शॉर्ट फॉर्म था, एब्रीविएशन है किंग अब्दुल्ला सिटी फॉर एटॉमिक एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसका। अच्छा, हम देखते हैं कि 2016 में वो अपना एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर आता है जिसका नाम है विजन 2030। अच्छा, उसमें क्या कहता है कि एनर्जी का डाइवर्सिफिकेशन जो हो वो होगा, यानी कि हम खाली तेल जो है वही नहीं जलाएंगे, हम बाकी एनर्जी के फॉर्म्स में भी जाएंगे, और न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में हमारी काम करेगी। तो ये शिफ्ट आता है 2016 में। अब 2018 में क्या होता है कि सऊदी अरेबिया एक स्टेटमेंट इशू करता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करता है तो सऊदी अरेबिया भी उसको करेगा। यहां पर थ्रेट जो थी वो खुल्लम खुल्ला हो गई, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी को होल्ड करना एक तरीके से जियोपॉलिटिकल हेजिंग का एक टूल बन गया। तुम रखोगे तो हम भी रखेंगे, टिट फॉर टैट का नियम। अब आता है इंपॉर्टेंट 8 साल जो 2018 से 2026 के बीच में हमने देखे, यानी न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में रिसर्च होती रही और डिप्लोमेटिकली सऊदी अरेबिया अपने आप को पोजीशन करते रहा न्यूक्लियर एनर्जी को एक्वायर करने के लिए। किस लिए, वो हम बाद में चल के देखेंगे। तो उन्होंने रिसर्च रिएक्टर्स का डेवलपमेंट किया, यूरेनियम को एक्सप्लोर करना शुरू किया।
और ये लेटेस्ट जो है यूएस सऊदी 123 एग्रीमेंट जो है इसके ऊपर नेगोशिएशंस शुरू किए जाते हैं। अब एक एकेडमिकली हम पोस्टर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सऊदी अरेबिया कहाँ रहा, ईरान कहाँ रहा और यूएई, ये 3 मेजर कंट्रीज हैं उस पूरे खित्ते में। तो सऊदी अरेबिया के पास में कोई भी ऑपरेशनल पावर रिएक्टर नहीं था 2026 तक। रिसर्च रिएक्टर जो है वो उसका अंडर डेवलपमेंट। एक्सप्लोरिंग यूरेनियम रिसोर्सेज, वो था यूरेनियम के रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर रहा था क्योंकि उसको इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। इसीलिए एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी थी, किसी को क्लियर नहीं था कि सऊदी अरेबिया किस रास्ते पर जाएगा। उसके बरखिलाफ ईरान जो है वो एक्टिवली यूरेनियम के एनरिचमेंट कर रहा था। मेरा मानना तो ये है कि यूरेनियम एनरिच करके उन्होंने वेपन ग्रेड यूरेनियम बना लिया है। ओके, ये स्लाइड का पोजीशनिंग जो है ये ठीक से नहीं हुआ। तो इसमें ये था कि उन्होंने इसको यूरेनियम को एनरिच किया। नंबर 2, IAEA सेफगार्ड्स जो थे वो लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वहां के सीसीटीवी कैमरास को डिसेबल किया और एक तरीके से दुनिया के सामने ये रखा कि हम ऑन द स्लाई कुछ कर रहे हैं। और फाइनली एक बहाना मिलता है इजराइल को। इजराइल की पॉलिसी है प्रीएम्प्टिव। हमें शक हुआ कि तुम न्यूक्लियर एनर्जी एक्वायर कर रहे हो तो हम तुम पे अटैक कर देंगे, ये पॉलिसी है। यूएई उसके खिलाफ, उसका पीसफुल न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो काम करता है और वो कहीं पर भी एनरिचमेंट के डिजाइन को अपने शो नहीं करता है। केवल ये था इस प्रेजेंटेशन में। अब हम दूसरी प्रेजेंटेशन में जाते हैं जो कि करंट सऊदी यूएई डील के बारे में बात करती है। तो ये क्या कहता है कि ये डील की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि अब हम केवल न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि फ्यूल को किस तरीके से रिसाइकिल किया जाएगा और ये इसको रिसाइकिल करेगा तो करेगा कौन। क्योंकि पहले सऊदी अरेबिया 100% इंपोर्ट के ऊपर काम कर रहा था, अब एक तरीके से उसको इसकी स्वायत्तता मिलने का चांस बनता है। तो यूएस की एक पॉलिसी रही है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन पे वो काम करता है, यानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो स्प्रेड नहीं होनी चाहिए जो उसके हकदार नहीं है। तो ये डील जो है एक शिफ्ट देखी जा रही है कि वो छूट दे रहा है सऊदी अरेबिया को। इसके छूट की वजह से क्या होता है कि मिडिल ईस्ट में स्ट्रेटेजिक इनबैलेंस जो है वो क्रिएट होता है। अब तक केवल एक ऐसा देश था जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो है इजराइल। उसके पास में ऑफिशियली 90 वॉरहेड्स मौजूद हैं। उसके अलावा पूरी की पूरी दुनिया में अप टिल पाकिस्तान कोई भी न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं है जिसके पास में वेपन होंगे। पाकिस्तान के पास में ऑफिशियली कहते हैं 170 वॉरहेड्स मौजूद हैं। अब ग्रेट पावर कंपटीशन जो है वो इसके पीछे इसका माना जा रहा है कि इसकी वजह से ये डील जो है वो आगे बढ़ रही है। आखिर ये 123 एग्रीमेंट जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो है क्या? ये कि लीगल फ्रेमवर्क है यूएस की एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंडर में, जिसके अंदर में वो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन जो है उसको अंजाम दे सकता है। इसका एक मुद्दा ये है कि इसको पेश करने के 90 दिन के अंदर अंदर कांग्रेस जो है इसको रिव्यू करे। कांग्रेस अगर ओके बोलती तो ठीक ही है, अगर उसको रोकना है तो 90 दिन के अंदर इस पे ब्रेक्स लगा दे, वरना ये ऑटोमेटिकली इन फोर्स माना जाएगा। ये 123 एग्रीमेंट की एक अंडरलाइन फीचर है। कह रहे हैं कि ये टेबल होने वाला है 22 तारीख को। आज तारीख क्या है? 20। परसों इसको टेबल होना है कांग्रेस में, ऐसा कहा जा रहा है सोर्सेस की हिसाब से। अच्छा, हिस्टोरिकली क्या होता है कि जो अमेरिका का स्ट्रिक्ट नियम थे उसके खिलाफ ये जाके एग्रीमेंट काम करता है। अब यूएई को हम मानते हैं, यूएई जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड मेंटेन करता है सो फार एज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, क्योंकि वो ना तो एनरिच करता है और ना ही स्पेंट फ्यूल को रिप्रोसेस करता है। आईएईए की पूरी प्रोटोकॉल्स को वो पूरी तरीके से मानता है। फ्यूल जो है उसको बाहर से वो इंपोर्ट करता है और उसके पास में वो सब कैपेबिलिटी मौजूद है जो उसकी सेफगार्ड के लिए जरूरी है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड मॉडल मानते हैं यूएई को इस पूरे इलाके में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से, अगर आप बात करते हैं तो। अब इसमें फर्क क्या आता है कि आपने सऊदी अरेबिया को यूरेनियम को एनरिच करने के लिए सुविधा प्रदान कर दी।
आपने जो तगड़े सेफगार्ड रखे थे उसको थोड़ा सा आपने ढिलाई दी, आपने रीप्रोसेसिंग की लिमिट्स जो थी उसको अनक्लियर कर दिया, उसको साफ साफ बताया नहीं कि कितना यूरेनियम वो एनरिच कर सकता, सॉरी रिप्रोसेस कर सकता है, क्योंकि स्पेंट फ्यूल होता है, उसको रिप्रोसेस करके फिर आप वेपन ग्रेड यूरेनियम में तब्दील कर सकते हैं। ये दो चीजें हैं जो एम्बिगुइटी क्रिएट करती है वहां पर। एक तो आप यूरेनियम का एनरिचमेंट करें और दूसरा स्पेंट फ्यूल को आप रिप्रोसेस करें, तो ये दो चीजें ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी के तहत आती हैं। अच्छा, एडिशनल प्रोटोकॉल नॉट एक्सप्लिसिटली मैंडेटेड, इन्होंने क्या किया, इस डील के तहत एम्बिगुइटी रखी है। अब इस पे सोच धीरे धीरे सबके, आपके दर्शकों के सोच शुरू हो जाएगी, आखिर इसका कारण क्या है। तो मोटे मोटे तौर पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके दर्शक जो है वो कमेंट्स में लिख सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है, और इसके सेफगार्ड की जो लैंग्वेज है दैट इज अंडर डिस्कशन। अब एक इसकी फ्यूल साइकिल की लाइफ एक्सप्लेन की हुई है, इसमें देने की जरूरत है नहीं। एनरिचमेंट क्यों सेंसिटिव है, लो एनरिच यूरेनियम 3 से 5% है, वो खाली पावर के लिए है। 90% एनरिचमेंट अगर होता है तो वेपन ग्रेड यूरेनियम के लिए उसकी रिक्वायर होती है। टेक्नोलॉजी सेम, सेंट्रीफ्यूज चलेंगे उसके अंदर, लेकिन इंटेंट और स्केल जो है वो मैटर करता है। सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन किस कदर आप उसको करेंगे वो डिपेंड करता है। तो ब्रेकआउट टाइम बिकम स्ट्रेटेजिक वेरिएबल, मतलब कि कब आप पीसफुल यूज से वेपन ग्रेड पर आ जाते हैं, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब इसका स्ट्रेटेजिक कंटेक्स्ट क्या है इसका, ईरान की एक न्यूक्लियर ट्रेजेक्टरी है जो कि इन्फ्लुएंस कर रही है सऊदी अरेबिया को इस ओर अग्रसर होने में। इजराइल की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की ओपेसिटी, यानी कि क्लियर नहीं है, इजराइल मेंटेन ये करता है कि अगर हमें शक हुआ कि आप वेपन ग्रेड यूरेनियम बना रहे हैं तो हम आप पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आपका ये काम हमारे बरखिलाफ इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो गल्फ की पूरी सिक्योरिटी, मैं वापस एक चित्र पर आऊंगा जिसपे ये क्लियर हो जाएगा, और यूएस, चाइना, रशिया के बीच में होड़ जो है यहां पर लग जाएगी, क्योंकि आपको ये ध्यान होगा कि यूएस अगर सऊदी को बैक कर रहा है तो ईरान जो उसके बैलेंसिंग पार जो बना हुआ है, वहां पर चाइनीज अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, उसको हेल्प करते हैं। रशिया ने सदर्न ईरान में एक ऑलरेडी न्यूक्लियर रिएक्टर को एस्टैब्लिश कर रखा है, तो रशिया के इंटरेस्ट भी वहां पर ईरान में मौजूद है। तो एक तरीके का वहां पर टसल जो है बिग पार्स में शुरू हो जाता है। अब ईरान का रिस्पॉन्स इस पे ऊपर क्या हो सकता है, भाई वो तो कहेगा कि भाई आपने अगर इनको ये सुविधा दी है तो हम एनपीटी को आखिर क्यों माने, क्योंकि एनपीटी के हिसाब से दोनों देशों को सेम कैटेगरी में रखने की आवश्यकता है। तो ईरान का स्टैंस जब वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आता है तो बहुत स्ट्रांग बन जाता है। अच्छा, उसके पास में अब जस्टिफिकेशन है कि भाई तुमने यूरेनियम एनरिचमेंट की छूट अगर दी है सऊदी अरेबिया को तो हमें भी मिलनी चाहिए। तो आपस में देशों के बीच में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ है वो इस समय खराब होने के चांसेस बन जाते हैं। इजराइल की तरफ से क्या सोच हो सकती है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं, क्योंकि इजराइल जो है वो हमेशा इस बात से को ऑब्जर्व करता है कि आखिर उस एरिया में कौन कौन कितना ताकतवर हो रहा है। तो उसको ये शक है कि आगे की रिजीम जो है पता नहीं क्या लेकर आएगी। अभी जो है अगर वो मेंटेन करती है, आपको पता होगा अब्राहम अकॉर्ड्स जो कि इजराइल और कई अरब कंट्रीज के बीच में साइन होने की बात चल रही थी। सऊदी अरेबिया मेरे ख्याल से साइन करने की कगार पे था और इतने में ईरान के साथ में धूम धड़ाका शायद हो गया था। तो बाकी तो खैर डिटेल थे। अच्छा, ये स्लाइड हट गई यहां से, एक फोटोग्राफ था इसके अंदर, जैसे हमने डिस्कस किया 90 दिन का रिव्यू पीरियड है, वो ब्लॉक भी कर सकता है इसको। एक थोड़ा सा ग्राफ बनाया था प्रोबेबिलिटी का कि आगे क्या प्रोबेबल हो सकता है कि कब तक रेस्ट्रेंट को मैनेज किया जा सकता है इस एग्रीमेंट के तहत। उसको ग्राफिकली इसको यहां पर देखा था। प्रोलिफरेशन की थ्रेट आप देख रहे हैं कि बढ़ती चली जाती जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि सन 2035 में 75%
चांस रहता है उसके प्रोलिफरेशन होने का। रिस्क बैटर्स पे अभी जाएंगे नहीं, टेक अवेज की बात, ये एक इंपॉर्टेंट मैप है। जिस न्यूक्लियर पावर प्लांट का मैंने नाम नहीं लिया था वो है बुशेर, साउथ ईरान में। आप देखिए ये बना था रशिया की मदद से। ये पूरे के पूरे सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को ये चित्र दर्शाता है। अब इसकी खासियत क्या है कि आप देखेंगे लेफ्ट से इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इजराइल जो है उसके पास में अमूमन 90 वॉरहेड्स हैं, हम ये मान के चलते हैं। जेरिको मिसाइल वगैरह हम छोड़ देते हैं। मिसाइल का रेंज अगर आप देखेंगे तो ये प्लॉट किया गया है इस चित्र के ऊपर। यहाँ पर ईरान की मिसाइल्स का भी प्लॉटिंग है, यहाँ पर पाकिस्तानी मिसाइल्स का भी प्लॉटिंग हो रखा है। तो इट्स अ लॉट मेनी कंफ्यूजिंग चीज, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगाकर आप देखेंगे कि इजराइल के पास में जो मिसाइल का रेंज है शॉर्ट रेंज 500 किलोमीटर, 1000 एंड 2000 प्लस किलोमीटर, जो कि ऑरेंज, रेड एंड येलो डॉटेड लाइन से दिखाई जा रही है। यानी कि जितना भी सऊदी अरेबिया का इलाका है वो इजराइल की मार की जद में आता है, इफ इन केस एट अ लेटर स्टेज सऊदी अरेबिया यूरेनियम को वेपन ग्रेड एनरिच करने की श्रेणी में पहुंचता है। अच्छा, एनरिचमेंट कैपेबिलिटीज लिखा है, टाइमलाइन का डिस्कशन है। वॉरहेड जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि 170 वॉरहेड पाकिस्तान के पास में है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कह रहे हैं 60% एनरिच यूरेनियम। मेरा मानना है ये फिगर इससे भी ऊपर है, और ये कोई कारण है जो कि इस चीज को या तो हल्के से लीक किया जा रहा है या फिर इसको पूरी तरीके से खोल के बताया नहीं जा रहा, क्योंकि हर आदमी चाहता है, हर आदमी का मेरा मतलब है कि वेस्टर्न पावर्स ये चाहती हैं कि ईरान में इस समय थोड़ी सी स्टेबिलिटी हो, उत्पात ईरान मचा सके, ईरान एक तरीके का थ्रेट बनकर पूरे रीजन पर हावी हो, जिससे हम अपने व्यापार जो है हथियारों का वो चला सके। तो ईरान को दिखाया कि भाई तो उसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो ये कर सकता है। अचानक आप देखेंगे कि ईरान एक आध मिसाइल भी फायर कर देता है। जैसे वो ईरान मिसाइल फायर करता है, डर जो है पूरे इलाके में पैदा हो जाता है और झटपट डील साइन होती है और सब कुछ होता है। तो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एक भी चीज अगर होती है वो चांस नहीं होती है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसा भी होता है कि 12 डे वॉर में ईरान जो है वो बदला लेने के लिए अमेरिकन बेसिस पे मिसाइल फायर करता है, लेकिन उसी समय एयर स्पेस जो है कतर शट डाउन कर देता है। एक भी मिसाइल अमेरिकन बेसिस को हिट नहीं करती है, बाहर गिरती है, किसी को चोट नहीं लगती, कोई नुकसान नहीं होता, सड़क पे गिरती है जाके, कोई असर नहीं होता। सिग्नल दिया जाता है, ईरान कहता है हमने बदला ले लिया, अमेरिका कहता है थैंक यू, और सब हाथ झाड़ के अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो इस पूरे के पूरे बयानिए में आप ये मान के चलिएगा कि इस समय अमेरिका जो है वो एक तरीके का एस्केलेट कर रहा है सिचुएशन को, वहां पर सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर पावर देकर और उसको वेपनाइज करके, जिससे कि डर जो है वो इस इलाके में बना रहे, ईरान जो है वो पोटेंट थ्रेट बना रहे, ईरान धमकी देता रहे सऊदी अरेबिया को, उस धमकी को लेकर इनके हथियार जो है यहाँ बिकते रहे। ऐसा मुझे इस डील में दिखाई देता है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। अमेरिकन आर्म्स मार्केट बहुत फ्लरिश करेगा और दुनिया ऐसे ही इसी रास्ते पे चलती रहेगी, कोड ऑफ पीस बनता रहेगा। जी सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहती हूँ कि ये जो कुछ डील की हम बात कर रहे हैं और आपने काफी विस्तार से इसको समझा भी दिया कि इसका कैसे, इसकी शुरुआत और उसके आगे का उद्देश्य और सारी चीजें, लेकिन सर इस डील से अगर हम ईरान और इजराइल को देखते हैं तो उन पर क्या इसका प्रभाव नजर आता है? देखिए, इजराइल जो है वो इस बात से ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि इस नेगोशिएशन में इजराइल वाज नॉट अ पार्ट। ये ओवरटली होकर आया है कि इजराइल इज नॉट हैप्पी बिकॉज इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द डील। ईरान जो है, ईरान ऑलरेडी इस चीज से परेशान है कि ऐसी डील हो रही है। ईरान जो है, आप मान के चलिए कल या परसों में स्टेटमेंट आने वाला है कि अगर ऐसी बात है तो हम भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। ये मान के चलिएगा, ये आने वाला है। अभी अभी खुलासा हुआ है इसका। 22 तारीख जो है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये टेबल होती है वैसे ही आप देखिएगा ईरान की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगा। एक तल्ख बयान मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इजराइल की तरफ से भी आए, ये आ सकता है।
इसका भी मुझे अंदेशा है। तो इस समय दोनों देश जो हैं वो ओवरटली अपनी चिंता जरूर व्यक्त करेंगे इस चीज के ऊपर। इसको किस तरीके से अमेरिका पुल डाउन करेगा इजराइल को देखते हुए, ये देखने वाली बात है, क्योंकि इजराइल को मनाना पड़ेगा कि अभी तक अब्राहम अकॉर्ड पूरी तरीके से साइन नहीं हुआ है और सऊदी अरेबिया विल बी वेपनाइज, सो कॉल्ड वेपनाइज, इस डील के माध्यम से। तो काफी पार बैलेंसेस और काफी नेगोशिएशंस विल बी अंडरवे वेरी सून। अब देखेंगे हम तेल अवीव और वॉशिंगटन के बीच में फ्लाइट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी। सर ITU-2 को लेकर कहते हैं, मतलब उधर फिर UAE भी है, इधर फिर इसराइल, और मतलब एक अलग ही सर ये खेल चल रहा है, काफी मतलब समझ से बाहर हो रहा है कि एक आम आदमी को तो समझना मुश्किल हो गया है कि आखिर अमेरिका खेल क्या खेल रहा है। कहीं ना कहीं सर क्लियर है कि अमेरिका जो है पूरे इस रीजन में, अगर हम जो वेस्ट एशिया में हम देख रहे हैं जिस तरह से डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी इसराइल जाने वाले हैं, तो सर वेस्ट एशिया की जो पॉलिटिक्स है वो काफी ज्यादा गर्मा गर्म हुई हुई है। सर इस सबसे बड़ा सवाल ये कि अब क्या कोई, मतलब हम ये कहेंगे कि एक न्यूक्लियर आर्म रेस शुरू होने वाली है पूरे हम इस रीजन में, क्योंकि इधर सऊदी अरेबिया, उधर इसराइल तो है ही, साथ में ईरान, और बड़ा एकदम घमासान हो रहा है। देखिए अमर जी, जब ये 12 डे वॉर हुई थी तब उसके बाद में ईरान थोड़ा सा कमजोर पड़ा था, तो उस आर्म रेस को ठंडा होते देखकर ये रिक्वायरमेंट थी कि उसको फिर से गरमाया जाए। उसको गरमाने का एक तरीका है कि आप ईरान को एक पोटेंट थ्रेट बनाकर रखिए। आपने अपने वॉरशिप के इर्द गिर्द लगा दिए, उसको दिखाया कि भाई हम तुम्हारे पर अटैक करने वाले हैं। मान के चलिए अटैक नहीं करेंगे, ये ना ईरान अटैक करेगा ना यूएसए अटैक करेगा, ये स्टेलमेट बना रहेगा, नूरा कुश्ती वहां पर चलती रहेगी। अब इन्होंने नया शगुफा छोड़ा है सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया में ये काम होते ही ईरान जो है ये धमकी देगा कि अब हम एनरिचमेंट करेंगे, क्योंकि ऐसा आपने वहां पर किया है। जैसे ही ईरान ये बयान देगा, पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा हो जाएगा, तो वेपन्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, वेपन्स फिर बिकने शुरू हो जाएंगे, अमेरिका का आर्म्स मार्केट फिर से चल पड़ेगा। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। सऊदी अरेबिया को कोई जरूरत थी नहीं इस चीज की करने की, जो इस समय ये हो रहा है। अगर इस बात को मानते हैं कि हम ईरान को डीफैंग कर देंगे, अमेरिका जिस तरीके से घेरा डाल के बैठा है ईरान का, उसको डीफैंग करने में उसको मुश्किल नहीं आएगी। तो इस डील के पीछे क्या कारण है हम अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, रंग बिरंगे मैप देखकर हम भी थोड़ा सा उस पर मजा ले सकते हैं। पॉपकॉर्न लेके बैठिए, एंजॉय व्हाट इज बीइंग अनफोल्डेड इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स व्हाट आई कैन से। सर अभी बस एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से अभी US और ईरान के बीच न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं, 2 राउंड तो हो चुके, तीसरा राउंड बाकी है, इस सब के जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो ये डील अमेरिका सऊदी को दे रहा है, क्या उस पर कुछ प्रभाव नजर आएगा उस पे? देखिए, जब भी दो पावर्स नेगोशिएट करती हैं, दो कंट्री नेगोशिएट करती हैं, दे ऑलवेज वांट टू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जब तक अमेरिका ये नहीं दिखाएगा कि हम तुम पे हावी हो रहे हैं, तब तक वो स्ट्रेंथ की पोजीशन नहीं गेन कर सकता। अभी फिलहाल स्टेलमेट है। अभी इस समय मुझे दिख रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, इससे पहले उनके ऊपर टैको का फिर इल्जाम लगे, वो ये बयानिया देंगे कि इस समय IRGC ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब हम जितने भी लोग पकड़े हैं प्रोटेस्ट की, उनको रिहा कर देंगे, और जिन्होंने अपनी जान खोई है उनको उसका मुआवजा देंगे। आप देखते रहिए, ये बयान आने वाला है। इस बयान का सहारा लेकर ट्रंप साहब अपनी फोर्सेस को वहां से विड्रॉ करेंगे, क्योंकि नीदर पार्टी वांट्स अ वॉर। दिस इज व्हाट आई कैन विजुअलाइज कि ये वहां पर होने वाला है। अगर ये हो गया इस तरीके से, तो ईरान तो फिर वैसा का वैसा ही है, तो एक थ्रेट को डेवलप तो हमने करना ही है। इसलिए आप सऊदी अरेबिया को वेपनाइज कर दीजिए, सो दैट यहां से ये शुरू होगा तो वहां से ईरान शुरू हो जाएगा, और फिर आप बैलेंसिंग करेंगे बाकी देशों को आर्म करके। सो दिस इज व्हाट आई कैन सी अनफोल्डिंग इन दिस रीजन एट प्रेजेंट।
बिल्कुल, क्योंकि अगर हम वेस्ट एशिया को देखते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी कहें एक उबाल मचा हुआ है, और ये जो न्यूक्लियर डील है, चर्चाएँ इस पर जो पॉलिटिकल और जो पॉलिसी सर्कल है उसमें तेज़ हो रही हैं, और साथ ही क्योंकि जो सिर्फ एनर्जी कॉर्पोरेशन नहीं बल्कि पावर प्रोजेक्शन का जो अलायंस आर्किटेक्चर है, वो यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और हम वेस्ट एशिया के फ्यूचर की बात करते हैं, जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है, उसका सवाल यहाँ पर बन गया है। अगर हम मोरक्को, यूएई और इस तरह के जो मॉडल्स हैं जो नॉन एनरिचमेंट सेफगार्ड्स को मानना चाहते हैं, तो सऊदी अरेबिया के साथ इस तरह की डील क्यों, ये भी सवाल है। और साथ ही अब वहाँ पे जो कांग्रेस है या आईएईए की बात करते हैं, और जो ग्लोबल कम्युनिटी है, इस डील को रोकने के लिए या रीशेप करने के लिए क्या प्रोसेस और क्या प्रेशर बनाएंगे, कुछ आगे कुछ प्रोसेस करेंगे, ये अब आने वाला समय बताएगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। धन्यवाद सर।